जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में हम औरत को कब तक कमतर समझेंगे, इस वाले आर्टिकल का अध्ययन करेंगे। इसको लिखा है विभूति नारायण राय जी ने, जो कि एक पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं। एक दिन के अंतराल से दो खबरें आईं। दोनों देश में महिलाओं की स्थिति को एकदम विपरीत कोण से रेखांकित करती हैं। पहली खबर आई राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले के एक सुदूर गांव से, जहां एक आदिवासी महिला को उसके ससुरालियों ने निर्वस्त्र करके घुमाया। भैया, पहली खबर आई राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले से एक सुदूर गांव से, जहां एक आदिवासी महिला को उसके एक ससुराल वालों ने निर्वस्त्र करके घुमाया। उसका कसूर था कि वह अपनी पसंद के मर्द के साथ रहना चाहती थी। दूसरी खबर थी कि इसरो ने तमिल ग्रामीण पृष्ठभूमि की मुस्लिम महिला निगार शाजी के नेतृत्व में देश का पहला मेगा सूर्य मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि भारत में बैलगाड़ी और हवाई जहाज साथ साथ चलते हैं। दोनों खबरें देश में औरतों की स्थिति के इसी विरोधाभास को रेखांकित करती हैं। इनका नाम क्या है? केस स्टडी में ऐसे बातें हम लिख सकते हैं कि तमिल ग्रामीण पृष्ठभूमि की मुस्लिम महिला निगार शाजी तमिल ग्रामीण पृष्ठभूमि की मुस्लिम महिला निगार शाजी जो हैं, इनके नेतृत्व में जो हमारा आदित्य L1 मिशन गया है, सूर्य से के समीप गया है, उसका अध्ययन करने के लिए कि जो सौर लहरें होती हैं, सौर जो ज्वालाएं निकलती हैं, उसमें से जो विकिरणें निकलती हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पृथ्वी के ऊपर, इन सब का अध्ययन करने के लिए। तो उनका नाम है निगार शाजी जी। जो खबर राजस्थान से आई वह किसी भी प्रदेश से आ सकती है। कुछ ही दिनों पहले मणिपुर में इससे भी भयंकर घटना प्रकाश में आई थी। मीडिया ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग करता ही रहता है, इसलिए किसी एक दल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने का कोई औचित्य नहीं है। ना तो यह समस्या एक राजनीतिक दल के कुशासन की देन है और न ही इसका हल किसी शून्य से उपजेगा। यह हमारे मन में गहरी बैठी दुर्भावनाओं की उपज है और इसका सामना भी बड़ी सांस्कृतिक क्रांति से ही हो सकेगा। राजनीतिक दल तो अपने सकारात्मक हस्तक्षेपों से परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं। कानून समय सापेक्ष होते हैं, वे समाज में व्याप्त मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। श्रम विभाजन से विकसित मनुष्य जाति का इतिहास स्त्रियों को पुरुषों से कमतर आंकने में विश्वास करता रहा है और उसी के अनुसार निर्मित कानूनों ने भी उसे निचले पायदान पर रखा। भारत में प्रचलित वर्तमान कानून और उन्हें लागू कराने वाली संस्था पुलिस 1860 के दशक में निर्मित हुई और अब तक इस बात की कल्पना भी असंभव थी कि स्त्री और पुरुष कानून के समक्ष समान हैं। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि विवाह, संपत्ति, उत्तराधिकार या यौनिक शुचिता के मसलों में कानून का पलड़ा पुरुषों के पक्ष में झुका हुआ था। यह तो आधुनिक शिक्षा के प्रसार और उसके फलस्वरूप बदलते मूल्य बोध से ही संभव हुआ है कि स्त्री को काफ़ी हद तक कानूनी बराबरी मिल सकी है। काफ़ी कुछ बदली परिस्थितियों के बावजूद ऐसा क्यों कर है कि अभी भी भारतीय समाज के भिन्न हिस्सों में अपमानजनक ढंग से औरतों की परेड जैसी खबरें आती रहती हैं। इसका एक ही कारण समझ में आता है कि अभी भी हम उन्हें बराबरी का हक देने के लिए तैयार नहीं हैं। कानून बना देने भर से काम नहीं चलता। सोच बदलने के लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है और संभवतः हम उसी संक्रमण से गुजर रहे हैं। मुझे इस विषय में एक दिलचस्प अनुभव याद आ रहा है। अपनी एक नियुक्ति के दौरान मैंने अनुभव किया कि पारिवारिक हिंसा के शिकार महिलाएं पुलिस थानों में अपनी शिकायतें लेकर जाती तो हैं, पर आमतौर पर से पुलिस से कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हो पाती हैं। तब तक हर थाने में महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होने लगी थी और हर जिले में महिला थाने भी कार्यरत हो गए थे। पीड़ित महिलाओं की सबसे बड़ी शिकायत है कि पति या ससुराली जनों की शारीरिक या भावनात्मक हिंसा के शिकार होकर थाने पहुंचकर उनकी पीड़ा को कमतर करके आंका जाता है। काउंसलिंग के नाम पर अक्सर उन्हें ही सलाह दी जाती है कि परिवार बचाने के लिए थोड़ी बहुत हिंसा उन्हें बर्दाश्त करनी ही चाहिए। मज़ेदार बात थी कि इस तरह की सलाह कोई महिला पुलिसकर्मी ही देने लगती थी।
कहीं ना कहीं काउंसलिंग का मकसद पीड़िता को उसी परिवार में वापस भेजने के लिए तैयार करना होता जिसकी हिंसा से त्रस्त होकर वह पुलिस के पास आई थी। कई बार तो कोई महिला पुलिसकर्मी अपना ही उदाहरण देने लगती कि कैसे पारिवारिक हिंसा झेलकर उसने अपना दाम्पत्य बचाया है। यह शायद हमारी सामाजिक संरचना की विशेषता है कि ज़्यादातर मामलों में पीड़िता आसानी से इस सलाह को मान भी जाती है। दिक्कत तब आती है जब घर बचाने के चक्कर में वापस जाने वाली फिर पिटकर पुलिस के पास आती है और थाने से निराश होकर वरिष्ठ अधिकारियों के चक्कर लगाने लगती है। ऐसे ही कुछ निराशाजनक मामलों से दो चार होने के बाद मैंने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को संवेदनशील बनाने के लिए कुछ करने की सोची थी। लखनऊ की सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं की मदद से विभिन्न थानों में कार्यरत महिला व पुरुष पुलिसकर्मियों की एक कार्यशाला आयोजित की गई। यह बहुत अप्रत्याशित नहीं था कि भाग लेने वालों में से अधिकांश मानते थे कि थोड़ी बहुत पारिवारिक हिंसा तो चलती ही रहती है। उनमें से ज़्यादातर मानते थे कि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद घर टूटने की आशंका बढ़ जाती है। आम सहमति थी कि दोनों पक्षों की काउंसलिंग कर दाम्पत्य बचाने की कोशिश करनी चाहिए, पर ज़्यादातर के पास इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था कि हिंसा के शिकार को ही हर बार समर्पण कर एक तकलीफ देह रिश्ता बचाने का प्रयास क्यों करना चाहिए। हम सभी जानते थे कि यह समझ किसी पीड़िता के आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक यथार्थ से जुड़ी हुई है और इसे बदलने में बहुत वक्त लगेगा। पुलिसकर्मी भी उसी समाज से आते हैं जिसका अंग पीड़िता है। घरेलू हिंसा की ही तरह स्त्री के विरुद्ध सामाजिक हिंसा भी खास तरह के मूल्यबोध की उपज है। अपने शरीर पर उसका अधिकार नहीं है, इसलिए निर्वस्त्र करके घुमाना दंड देने का आदिम तरीका है। युद्धों में विजित को सबक सिखाने के लिए उसके पक्ष के स्त्रियों को अपमानित किया जाता था। आज भी सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बलात्कार, वहशी आनंद के अतिरिक्त कई बार दूसरे समुदाय को दंड देने के लिए ऐसा करते हैं। चुड़ैल बताकर भी स्त्री को निशाना बनाया जाता है। हालिया समय में संपत्ति में बराबरी के हक ने भी हिंसा के नए रूप सामने ला दिए हैं। प्रतापगढ़ में निर्वस्त्र घुमाई जाती और इसरो के सूर्य मिशन का नेतृत्व करती स्त्रियां की असंबद्ध छवियां भारत की सच्चाई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दूसरी वाली छवि ज़्यादा प्रभावी होकर बार बार हमारे सामने आए और पहली वाला छवि धीरे धीरे ओझल होते होते इतिहास की किताबों का हिस्सा बन जाए। उनका नाम क्या है? निगार शाहजी। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।